बढ़ेंगे आगे। महाराष्ट्र में सख्ती बढ़ाई गई है, हालांकि अभी पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा है। कल रात 8 बजे से ब्रेक द चेन मुहिम शुरू की जा रही है। सीएम उद्धव ठाकरे ने अब से कुछ ही पल पहले यह ऐलान किया है। महाराष्ट्र में कल रात 8 बजे से सख्त पाबंदियां लागू होंगी। कल से ब्रेक द चेन अभियान शुरू होगा। अगले 15 दिनों तक संचार बंदी है। जरूरी सेवाएं को छोड़कर बाकी सभी सर्विस सेवाएं बंद रहेंगी। साथ ही सीएम ने अपील भी की कि अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, सरकार का साथ दें, कोरोना का नहीं। महाराष्ट्र में कल रात से धारा 144 लागू हो रही है। कल रात से अगले 15 दिन महाराष्ट्र भर में धारा 144 लागू हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल थे और ऐसे में ये माना जा रहा था कि सीएम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र को लेकर कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं। कड़े फैसले ले लिए गए हैं और लॉकडाउन हालांकि नहीं लगाया गया है, लेकिन सख्ती को बेहद कड़ा कर दिया गया है और लोगों से भी अपील की गई है कि सरकार का साथ दें और कोरोना की चेन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। खामोशी के बावजूद मंगलवार को ममता बनर्जी खबरों में बनी रही। उन्होंने पहले तो बैन के खिलाफ धरना दिया, फिर जैसे ही बैन की टाइमिंग खत्म हुई एक बार फिर बीजेपी पर पलटवार किया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी ममता सरकार के खिलाफ जमकर रैलियां हुई। बांग्लाके गुजरात करते देबो ना, बांग्लाके गुजरात करा जाबे ना। इधर बैन का वक्त खत्म हुआ, उधर दीदी एक्शन में आ गई। 24 घंटे के बैन के बाद ममता बनर्जी जमकर गरजी। गणतंत्रेर যত एजेंसी, भारत सरकारेर যত एजेंसी सब আছে, তা সত্ত্বেও তোমরা কেন হারবে জানো? কারণ I am a street fighter. I am a street fighter. And I am proud to say that I am a street fighter. আমি ব্যাটল গ্রাউন্ড থেকে লড়াই করি। जनसभा को संबोधित करने से पहले अपने ऊपर लगे बैन के खिलाफ ममता बनर्जी ने मंगलवार दोपहर में करीब 3 घंटे तक धरना दिया। उन्होंने अकेले ही धरना दिया। इस दौरान उनके साथ एक भी कार्यकर्ता नजर नहीं आए। विरोध के वक्त काले चादर को लपेटे हुए मुख्यमंत्री ने पेंटिंग की और उसे दिखाया भी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने प्रचार में अपना दम दिखाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता मैदान में मोर्चा संभालते नजर आए और सबने ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। दीदी के उकसावे से ये युवा CIFS के हथियार छीनने गए थे, इस पर हमला किया और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। अगर चुनाव आयोग इतनी भी सख्ती नहीं करेगा तो नहीं मैं मानता कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन चुनाव आयोग करा पाएगा। क्या किसी नेता को यह कहना चाहिए कि फला को दौड़ा दौड़ा कर मारो? मैं पीछे के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या किसी नेता को यह शोभा देता है? ममता जी का जो पोजीशनिंग है वो ये है कि उनकी सुनो तो सब सही, वो ना सुनो तो सब गलत। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ने सेंट्रल फोर्सेस के मुद्दे को उठाया और अमित शाह ने तो कूच बिहार के मामले को भी दीदी के बयान का साइड इफेक्ट बताया। बावजूद इसके ममता बनर्जी बुधवार को कूच बिहार के दौरे पर जाएंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कूच बिहार का दौरा ममता बनर्जी के इमोशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है? वो स्टेज में मानता हूं चला गया है। अब सिंपैथी बटोरने से कोई चुनाव बच नहीं पाएगा। बंगाल की जनता इनको बहुत अच्छे तरीके से 10 साल में पहचानती। बता दें कि 10 अप्रैल को चौथे चरण के मतदान के दौरान गोली चलने से कूच बिहार में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 72 घंटे तक किसी नेता के आने पर रोक लगाई थी, जो कि अब खत्म हो चुका है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब बात युवाओं को गहलोत मंत्र की। मौका तो युवाओं के साथ संवाद का था, लेकिन युवाओं को मंत्र देते देते अशोक गहलोत ने बीजेपी को भी लपेटे में ले लिया। युवाओं को गहलोत मंत्र, युवा शक्ति से क्रांति वाली अपील। अब आ गया है अंगड़ाई लेने का वक्त, गहलोत का युवा संवाद। तरुणाई को अंगड़ाई लेने की आवश्यकता आ गई है। मौका था जलियांवाला बाग दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के युवा संवाद का, तो अशोक गहलोत भी युवाओं को वीसी के जरिए संबोधित करते दिखे, अपने अनुभव साझा किए और युवाओं को युवा मंत्र दिया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अब तरुणाई को अंगड़ाई लेने का वक्त आ गया है। क्या हम लोग इतिहास नहीं बनाएंगे? नहीं बनाना चाहिए युवा पीढ़ी को आने वाले वक्त के लिए, और बनाने के लिए आपको क्रांतिकारी विचार पैदा करने पड़ेंगे। क्रांतिकारी का मतलब नहीं कि वो हिंसा करें, आप गांधी जी के रास्ते पे चलो, उसके बाद में भी क्रांतिकारी विचार हो सकते हैं आपके। आप अगर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो आपको नए नए विचार आएंगे। तो जो हालात बने हैं उसको बहुत समझने की आवश्यकता है सबको, किस दिशा में हम जा रहे हैं। तरुणाई को अंगड़ाई लेने की आवश्यकता आ गई है, समय आ गया। तरुणाई जो है उसको अंगड़ाई लेनी चाहिए, तब जाकर के आपके विचार पैदा होंगे, आपके अपने विचार होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता संग्राम और युवा विषय पर संगोष्ठी के मौके पर कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर चिंता जताई। वहीं जनता से कोरोना और ये बोलावण भी है कि जो कोरोना फैल रहा है बहुत भयंकर पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, दूसरी लहर आ चुकी है। और पिछली बार पूरे साल भर में जो कोरोना था उससे डबल से अधिक संख्या संक्रमित भी हो रहे हैं और कई लोगों की मृत्यु भी हो रही है। वो चिंता का विषय है। हम सबको, खुद को, अपने परिवार को और अपने सभी साथियों को और देशवासियों को, सबको हमें ध्यान रखना है। और जो प्रोटोकॉल है कोरोना के लिए, मास्क लगाने सहित उसकी पालना करवानी चाहिए। मास्क जो है वो वैक्सीन से कम नहीं है, और वैक्सीन का अभियान चल रहा है। आने वाले वक्त में हम और तेज गति से चलाएंगे, केंद्र के साथ में संपर्क में। अशोक गहलोत ने युवाओं को संदेश दिया, कोरोना के खतरे से लोगों को आगाह किया, साथ ही साथ केंद्र सरकार पर निशाना साधना भी नहीं भूले। धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है और लोग कामयाब भी हो रहे हैं, लोग खुश भी हो रहे हैं, पर हमारी जो मुल्क की पहचान दुनिया में है वो उस रूप में नहीं है जिस रूप में आज सरकारें बन रही है, धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर। जाहिर तौर पर युवा पर हर पार्टी की नजर है, और जब सामने उपचुनाव हो तो फिर गहलोत मंत्र काफी मायने रखता है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया ने कई बार वो ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो उनके गले की फांस बन जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ, उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। पूर्वजों ने 1000 वर्षों तक लड़े यार, 1000 वर्षों तक। ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के टुंगर पर रोता फिरा? बयान पर बवाल। गुलाब चंद की गुहार, भाषा नहीं भाव देखिए। अद्भुत है प्रताप का पराक्रम। और जिसको अकबर महान कहा जाता था उसकी जगह हमने प्रताप महान को
पाठ्यपुस्तक में डालने का प्रयास किया। हमारे मन में उस महाराणा प्रताप के प्रति अनन्य श्रद्धा थी, है और रहेगी। भाव तो सही थे, लेकिन जुबान से निकले शब्द राजपूत समाज को चुभ गए। बवाल हो गया, पुतले फूके गए, नारेबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद महाराणा प्रताप का बखान करते करते गुलाब चंद कटारिया को माफी मांगनी पड़ गई। मेवाड़ की शान, देशभक्तों के अभिमान, प्रताप के प्रति अपनी निष्ठा साबित करनी पड़ गई। मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग अगर आपको गलत लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी भावना हमेशा महाराणा प्रताप के शौर्य और बहादुरी के बारे में प्रेरणा देता है, जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए उत्साहित करता है। अब कटारिया के माफी मांगने की वजह समझिए। राजसमंद के कुवारिया गांव में जनसभा के दौरान कटारिया ने महाराणा प्रताप पर टिप्पणी कर डाली। ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके, जिस पर अच्छा खासा बवाल खड़ा हो गया। राजपूत समाज ने कड़ा विरोध जताया। सोशल मीडिया से लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। कटारिया पर ये आरोप भी लगने लगे कि किरण माहेश्वरी से मनमुटाव के चलते उन्होंने जानबूझकर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, जिससे चुनाव में दीप्ति माहेश्वरी को नुकसान हो। तमाम आलोचनाओं के बीच जनता सेना के संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर ने एक बयान जारी करते हुए इसे महाराणा प्रताप का अपमान बताया। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद जी कटारिया ने राजसमंद में जो भाषण दिया वे बहुत ही निंदनीय है और उसको सहन करने की हमारे में क्षमता नहीं है। राणा प्रताप के लिए जिस तरह के शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया इन्होंने, वो उनको शर्म आनी चाहिए कि राणा प्रताप जैसे व्यक्ति जो कि पूरे विश्व में मेवाड़ के राणा और स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जिनका नाम मशहूर है, उनके लिए रोता फिरना और ऐसी बातें करना बहुत ही निंदनीय है। भिंडर भले ही कटारिया को कसूरवार ठहरा रहे हों, लेकिन उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर गुलाब चंद को क्लीन चिट दे रहे हैं। पूरा बयान अगर एक साथ पढ़ा जाए तो उस बयान के अंदर उन्होंने यही कहा था कि महाराणा प्रताप ने इस माटी की मर्यादा के लिए डूंगर पर जाकर और संघर्ष किया। उनका मंतव्य गुलाब चंद कटारिया के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी वो कई बार अपने बयानों के चलते चर्चा में रहे हैं। विधानसभा चुनाव में खुद के वोटर्स को ही वोट कुएं में डाल देने की नसीहत के लिए कटारिया कई बार जनता के निशाने पर आते रहे हैं, लेकिन आदत है कि छूट नहीं रही और कटारिया के कटीले बोल पर हर बार बवाल मच जाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का नियम है, कोई भी दूसरे राज्य से राजस्थान में आए तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। इसी नियम की आड़ में खेल हो रहा है। माउंट आबू टोल नाके पर तैनात कर्मियों पर आरोप है कोरोना की रिपोर्ट के नाम पर प्रति व्यक्ति 500 रुपए की वसूली का। दरअसल अहमदाबाद से आए पर्यटकों से वसूली की गई। आरोप है सवाल जवाब करने पर धमकाया भी गया और फिर सीसीटीवी कैमरे की जद से बाहर जाकर अवैध वसूली को अंजाम दिया। अकेले आए थे विद फैमिली? नहीं, तो फैमिली के साथ में अंकल आंटी थे। अच्छा, क्या रहा यहाँ पे आके यहाँ आरटीए रिपोर्ट मांगा हमारे पास से। आरटीपीसीआर? हाँ, रिपोर्ट हमने दिखाया। हाँ। और एक वैक्सीन वाला अंकल आंटी का था। हाँ। वो अनवैलिड किया इन्होंने। हाँ। बोले यहाँ नहीं चलेगा। हाँ। थोड़ी देर रुके रहे हम लोग। हाँ। फिर बाद में मेरे को साइड में बुलाया। हाँ। किन्होंने बुलाया साइड में? टोल नाके वाले ने। साइड में बुला के क्या बोला? इनके साथ एक कोई बंदा था, उसके साथ भेज दिया। हाँ। बोले गाड़ी में बैठ जाओ और गाड़ी में निकल जाओ। वहाँ बोला था इसलिए मैंने तो लिया। नाके वालों ने बोला था? नाके वालों ने बोला था? नाके वाले लड़कों ने। किसने बोला था? उमेश ने। उमेश वो तो ना बोल रहा है कि भाई वो तो बोले हम तो जानते ही नहीं, मगनजीत वाले ले रहे पैसे। नहीं, हमने कहा लिया, उसने बोला है सामने। जब क्या बोला? उसने बोला कि वो गाड़ी में पैम्पलेट देने किया गेस्ट को। मैंने बात भी की ना, आप भी आए थे, उसी ने आप उसके सामने 500 रुपये बोला था ना उस लड़के ने। किसने बोला था? आप भी आए थे साथ में। वो लड़के नहीं बोला। हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है? वो क्या है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है? ये हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता ही है जो हमें एक अलग पहचान देती है। आईटीसी की प्रस्तुति और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत हमारी एक खास पेशकश देश भर से कुछ ऐसी ही आत्मनिर्भरता की कहानियां आपके सामने लेकर आएगी। ये कहानी है एक ऐसे मशहूर खिलाड़ी की जिन्होंने ग्रामीण पर्यटन के जरिए विकास के मंत्र को अपने गांव तक पहुंचाया है। आइए जानते हैं कैसे किया इन्होंने ये सब। पूर्व भारतीय कप्तान बाईचुंग भूटिया
अब युवाओं को फुटबॉल के अलावा एक और चीज की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। बाईचुंग इन युवाओं को पर्यावरण के प्रति सजग बनाने की ओर काम कर रहे हैं। साथ ही लोकल एसेट्स का सबसे बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। It's very important that we have to start doing sustainable tourism, and I come from a very small remote village, and I felt that it's a very beautiful village, and I felt people should experience my village. युवा आइकन होने के अलावा भूटिया की जड़ें दक्षिण सिक्किम के टिकिटम गांव से जुड़ी हैं, इसलिए वह ग्रामीण जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते और समझते हैं और ये अब अपने जन्म स्थान में एक पर्यटन गांव विकसित करने में व्यस्त हैं। We've started this concept of Guru Bas. It's a concept started by ACT, which is Action for Conservative Tourism. So this is the first pilot project. We're doing it in Tingitam, and Guru Bas is about getting the community involved. People coming from different cities to villages just don't come as a tourist, but they also experience the lifestyle and also learn from the gurus in the village. बाईचुंग अपने गांव के युवाओं को बढ़ावा देने के साथ ही आत्मनिर्भरता का मंत्र भी दे रहे हैं। भारत से